हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 को कवर करेंगे, राजा किसान और नगर। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें, इसमें हम लोग पहले थ्योरी क्लास करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 में आज हम लोग यानी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करेंगे, पार्ट 2 में भी थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव दोनों करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको हम बता रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको दोबारा चैप्टर 2 पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कहीं इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको लगभग 70 से 80% आपको यानी इस क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी के बाद जस्ट यानी ऑब्जेक्टिव को एक टेस्ट के रूप में हम लोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, काफी मजा आएगा, आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दें। तो चलेगा इस सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना होगा, इसके बारे में हम लोग पहले पूरे जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यानी भारतीय इतिहास विषय का ऋग्वेदिक काल यानी केंद्रित रही है। यानी ऋग्वेदिक काल यानी 1500 से 1000 ईस्वी मानी जाती है, और इसी काल में जो है ऋग्वेद की ये रचना हुई है, राइट। और इसमें इस काल में किस किस की चीज़ें की जानकारी मिली है, इस ऋग्वेद से इस काल की राजनीति एवं संस्कृति स्थिति का पता चलता है। यानी संस्कृति और राजनीति का यानी पता चलता है ऋग्वेद से। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता के विपरीत यानी हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। जैसे कि हम लोग पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, इसका उल्टा, जस्ट उल्टा। और ये जो है एक ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता था। विपरीत वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था, जो वैदिक कालीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वैदिक कालीन एक क्या था कि ग्रामीण सभ्यता था, जो 1000 से ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेदों समवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद यानी क्या हुआ था, रचना हुई थी। यानी जो है 3 वेद, समवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद यानी तीनों वेदों का रचना जो है कब उत्तर वैदिक काल में यानी हुआ था। और उत्तर वैदिक काल कब माना जाता है? 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक यानी उत्तर वैदिक काल मानी जाती है। जैसे कि आपको बताया 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी आपका यानी क्या हुआ, ऋग्वेदिक काल माना गया। और उसी तरह उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और इसी काल में ही तीनों वेद यानी क्या हुआ था, यानी रचना हुई थी तीनों वेदों का, समवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। आपको पता होगा वेदों की संख्या कितना है, यानी 4 है, और चारों वेद आपको पता चल गया कि कब किसका रचना हुआ था। उसके बाद हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इस काल में राजा की निरंकुश की ओर अग्रसर हुआ, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, हास्य क्या हुआ, सारा चीज इसमें पढ़ेंगे। समाज में चतुर्ण्य व्यवस्था स्थापित हुई थी, उसका 600 ईस्वी पूर्व में भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ 600 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये सारे चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। 16 महाजन पद अस्तित्व में आया था, आपको पता होगा 16 महाजन पद के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद आपको मगध पता होगा। इनमें से कुछ जनपदों राजपद एवं कुछ जनपदों गणतंत्र का अस्तित्व हुआ था। इनमें मगध महाजन पद अत्यधिक शक्ति प्रमुख माना जाता है। आपको हम बताया कि अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजन पद क्या, मगध जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजन पद माना जाता है। 300 ईस्वी पूर्व में ही मौर्य साम्राज्य यानी स्थापित हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक, वो स्थापित हुआ है। मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य तक की राजनीति एवं आर्थिक इतिहास के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, इस अध्ययन में पूरे पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका यानी कुछ परिचय रहा, और इसमें सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं कि कब से कब तक क्या क्या मतलब जो है किसका कौन सा काल है। तो जैसे कि आपको हम बताए थे, हड़प्पा सभ्यता का काल आपको पता होगा 2600 से 1900 ईस्वी BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी पूर्व की बात करते हैं, ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता जो 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व यानी 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व की वैदिक सभ्यता माना जाता है, ठीक है। हर्यक वंश ये जो है 544 से 412 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। चलिए, नाग वंश आपका कब से यानी 412 से 344 BC माना जाता है। नंद वंश आपका 344 से 321 माना जाता है। मौर्य वंश आपका यानी 321 से 185 माना जाता है। तो ये सारे वंश के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, राइट। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है कौन है, महाधन पंत है, ठीक है। और अंतिम शासक था धनानंद, ठीक है। चलिए, और आप उसके बाद पढ़ेंगे क्या, मौर्य साम्राज्य। यानी आप मौर्य साम्राज्य के बारे में किसको कौन कौन है मौर्य साम्राज्य में, संस्थापक मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। अंतिम शासक इसका वेदहर्थ वंश था। उसके बाद जो है ये आपका यानी जो अभी आपको थ्योरी कराए इतना ही आपको कराए, ठीक है। बाकी क्लास में हम लोग जो है चैप्टर पार्ट 2 में जो आएंगे, पार्ट 2 में हम लोग यानी थ्योरी को अच्छे से फिर करेंगे, और इसका सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें चैप्टर 2 में जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है, यानी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको यानी कवर करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, इस शो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। देखिए, फूट
डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो सर्वप्रथम जो है वो अजात शत्रु के द्वारा किया गया था, आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। जीवक वेद किस वंश के काल में था, यानी जीवक वेद किस वंश के काल में था, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, ये हर्यक वंश में था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत यानी किसने कराई, यानी अपने स्वयं की खर्च से सुदर्शन झील की जो मरम्मत कराया था ये किसने कराया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रुद्रदमन, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था, यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने किस नदी के संगम पर किया है, आपको पता होगा गंगा, सोन एंड पुनपुन, यानी ये तीनों नदी के संगम पर किया था। इसका आंसर आपका इनमें से सभी के संगम पर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे क्या कहलाता है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप एवं सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय यानी किसे जाता है, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्कंद गुप्त, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कौन था, यानी यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कौन था, तो आपको पता होगा यूरोप का यानी नेपोलियन था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रभावती गुप्त, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है, यानी मौर्य काल का है, सातवाहन काल का है, शुंग काल का है, आपका गुप्त काल का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बताना है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सातवाहन काल, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है, यानी 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरन सागर, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, इसका आंसर आपका मस्की हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 जैसे आप देख पा रहे हैं कि शिलालेख से अशोक द्वारा यानी कलिंग विजय का पता चलता है, तो प्रथम से या आपका 5वें से या 10वें आपका 13वें, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 13वें शिलालेख से अशोक के यानी कलिंग विजय का यानी पता चलता है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्रेय प्रयास किया है, वेसेंट स्मिथ या आपका जेम्स प्रिंसेज, काशी प्रसाद जायसवाल या आपका देवित रामकृष्ण भंडार, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका देवित रामकृष्ण भंडार, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 जैसे आप देख पा रहे हैं, मौर्य कला का निम्न में से कौन सा यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, यानी मौर्य कला का निम्न में से यानी कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, चैत्य का, स्तूप का, गुहा वास्तुकला या आपका स्तंभ, तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्तंभ, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंडिका की रचना यानी किसने किया है, तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा इंडिका की जो रचना जो किया गया यानी किसके द्वारा किया गया, यानी मैगस्थनीज के द्वारा किया गया, यानी आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने की, प्रयाग प्रशासित की रचना जो है ये किसने की है, कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका क्या, प्रयाग प्रशासित की जो रचना किया गया है वो हरिसेन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुप्ते के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो गुप्ते के काल में जो कौन चीनी यात्री भारत आया था, ये फाह्यान आया है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा यानी गुप्त का काल जो है स्वर्ण काल से माना जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अशोक किस वंश का शासक था, जो अशोक जी था ये किस वंश का शासक था, तो आपको बिल्कुल पता होगा अशोक जो थे किस वंश के शासक थे, ये मौर्य वंश के थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, यानी मैगस्थनीज जो भारत में किसके दरबार में आए थे, इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के आए थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है,
तो देखिए समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है किससे होती है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रयाग प्रशासित से होती है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना यानी किसने किया है, तो देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ये उदयन के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो आपको पता होगा ये जो रहते थे यानी किसके दरबार में रहते थे, अशोक के दरबार में नवरत्न रहते थे। आप लोगों को नवरत्न का नाम को अच्छी ढंग से याद करना है और नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास है, वानभट्ट है, अश्वघोष है, आपका कौटिल्य है। तो देखिए विक्रमादित्य अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो है वो आपका यानी कौन होगा, यानी कालिदास है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रयाग प्रशासित का संबंध यानी किस गुप्त शासक से है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशासित का संबंध जो है वो समुद्रगुप्त से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। देखिए प्राचीन भारत में जो अभिलेख की शुरुआत सबसे पहले जो किया गया था आपको पता होगा अशोक के द्वारा अभिलेख का यानी शुरुआत किया गया था, और इसका प्रथम अभिलेख जो है एरन सागर में मिला था, और इसका जो पढ़ा गया यानी कौन पढ़ा था आपको पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, जैसे कि आपको पता होगा कि यानी प्रियदर्शी की उपाधि जो है अशोक को यानी दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता है, यानी मौर्य काल के जो टकसाल का प्रधान था उसे यानी लक्षणाध्यक्ष कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, यानी पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मौर्य काल की जानकारी मिलता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, धम्म महामंत्रों को यानी किसने नियुक्त किया था, तो धम्म महामंत्रों को जो है किसके द्वारा, यानी अशोक के द्वारा यानी इसका किया गया है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मौर्य का, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, यानी एलोरा में जो है कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चोल या आपका पल्लव या आपका चालुक्य या आपका राष्ट्रकूट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो अभी भी आपको हम बताएं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो मगध है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 32 नंबर सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है, तो देखिए पुराणों की संख्या के बारे में आपको पता होगा, ये पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। और एक भी ये भी याद रखना है कि महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों में हुआ था, 18 दिन में हुआ था, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है। 18 दिन का मतलब 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध, और जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, ठीक है। और ये जो पुराणों की संख्या आप लोगों को पता होगा यानी 18 है, ठीक है। चलिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है वो किसको कहा जाता है, आपको पता होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डियर स्टूडेंट, तो ये 33 जो है ये चैप्टर 2 से लाए हम लोग, चैप्टर 2 से जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हिस्ट्री के चैप्टर 2 के सारे कवर किए हैं डियर स्टूडेंट। इन्हीं में से आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, एक बार अच्छे से दोबारा फिर से देख लीजिए वीडियो को, और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जरूर शेयर करें, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद आपको हम बता दें, अगर आप चाहते हैं कि हम यानी बिहार बोर्ड की तैयारी घर बैठे करें और बिहार बोर्ड की तैयारी घर बैठे टॉप करें, तो डियर स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट वो एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू बैच 2023 के एग्जाम के लिए हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2-3 बैच और भी स्टार्ट हो गया है। तो इस बैच में क्या खासियत है, इस बैच में आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी देखिएगा आगे क्या है, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, विवेक क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, स्पेशल एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके हम पूछ सकते हैं, सारा चीज़ की जानकारी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। डियर स्टूडेंट आपको एक चीज़ बता दें, ये इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, और उसके एडमिशन करने के बाद आपको बिहार बोर्ड स्टडी नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इससे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप यानी वहाँ जा करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर उससे नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आपको एडमिशन फी 499 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जो पेमेंट फ़ोन पे, गूगल पे, या किसी के माध्यम से पेमेंट करके इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको यानी सेंड कर देना है, ठीक है। इस नंबर पर सेंड करने के बाद इसका स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके आप हमें भेज दें, आपको यानी बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप वहाँ से आसान तरीका से स्टडी कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का अगर सुविधा नहीं है तो डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट में भी अपना यानी अमाउंट भेज करके उसका
स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और इसी में आपको कॉल करके पहले पूछ लेना है कि क्या आप कैसे क्या होता है, सारा चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों के बारे शेयर कर दें। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद भारत।